नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्रा टाइम्स पर। मैं ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी पुनः उपस्थित हूं आप सबके समक्ष। पिछली कक्षाओं में मैं आपसे मुखातिब हुआ था लेकर के यूपीएसआई यूपी दरोगा के सिलेबस को। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने देखा था यूपीएसआई के सबसे पहले सिलेबस की हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं के इसी क्रम में मैंने आपको भाषाओं के साथ बोलियां, उपबोलियां, उसके अलावा उपभाषाएं, किन उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, अपभ्रंश का विकास, इसके अलावा मैंने आपको अपभ्रंश का डिटेल्स, इतिहास, उससे बनने वाले प्रश्नों को, और मैंने आपको अवहट्ट आदि के बारे में पढ़ाया था। फिर हमने आपसे चर्चा की थी बोलियों के साथ साथ आपने देखा होगा मैंने लिपि को भी पढ़ा दिया है। लिपि के बारे में चर्चा की और लिपि के विकास से सवाल जो आते हैं, लिपियों से सवाल जो आते हैं, सारे सवालों पर मैंने सारगर्भित तरीके से चर्चा किया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे 5 नंबर आपके कम से कम यहां से आपको मिल सकते हैं। 2 सवाल मिनिमम यहां से आने ही हैं, तो इन 2 सवालों से आपको 5 नंबर प्राप्त होगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि हम लोग पूरा तन मन धन से जो भी हम कर सकते हैं आपके लिए समर्पित है। आप पूरा समर्पण दिखाइए, मेहनत करिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, सॉल्व करिए। आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। आप देखिए, अगर किसी सवाल में आपको कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप निश्चित रूप से हमसे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। निःशुल्क रूप से, बिना 1 रुपए लिए, समर्पित है आपके हित में ये पूरा चैनल, और आपके सहयोग का आकांक्षी भी है। तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा विषय होगा वो संबंधित होगा व्याकरण से। आज हम मूल रूप से व्याकरण के पहले अध्याय की चर्चा करेंगे, वर्णों की या वर्ण विचार की। तो आइए मित्रों, इसको देखते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में लगभग चीजों को पढ़ लिया है। आज हम जब वर्णमाला की बात करेंगे, वर्णमाला आपने बचपन से लेकर के आज तक पढ़ी है। कई लोगों ने आपको पढ़ाया होगा, लेकिन आज तक मैं देखता हूं अधिकतर लोगों के मन में एक सवाल आज भी रहता है, वर्ण और अक्षर क्या है, यही नहीं स्पष्ट हो पाता है। इस तरह के सवालों से आज आपका जो मोह भंग हुआ है उसको मैं सही करूंगा। जो आपके साथ ये समस्या लगातार बनी रही कि वर्ण क्या है, अक्षर क्या है इत्यादि सवाल आपके मन में आए और आप इन चीज़ों को लेकर के परेशान रहे, आज वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि यह सेशन आज आपके लिए जानदार, शानदार और बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आराम से देखिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और मस्त रहिए, देखते रहिए। वर्णमाला के बारे में चर्चा करनी है। इससे पहले कि हम ये बताएं कि वर्णमाला क्या है, स्वर व्यंजन क्या है, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि वर्ण क्या है। इसकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वर्ण क्या है। 2 सवाल आपसे पूछा जाता है। भाषा का सबसे छोटा सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इसको आप लघुत्तम इकाई भी कह देते हैं। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसके इकाई क्रम को समझ लेते हैं, और इकाई क्रम में जो भी आपको एक एक टर्म हम बताएंगे उस पर मैं चर्चा करता चलूंगा। तो आइए देखते हैं। वर्णमाला आपको पढ़ना है, वर्णों की चर्चा मूल रूप से मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं जोड़ रहा हूं यहां पर इकाई क्रम से। तो इकाई क्रम में सबसे पहले आपको देखना है ध्वनि। ध्वनि के बाद आप देखेंगे वर्ण को। वर्ण के उपरांत आप पढ़ेंगे अक्षर क्या है। देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूं कि वर्ण और अक्षर में अंतर है, और कैसे है, क्यों है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। ध्वनि, वर्ण, अक्षर। अक्षर के बाद आप पढ़ेंगे शब्द। शब्द के बाद आप पद पढ़ेंगे। पद के बाद मूल रूप से आप पदबंध पढ़ते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको शब्द के भेद में मैं वो चर्चा आपसे कर लूंगा। वाक्य। वाक्य के बाद आप देखेंगे क्या आ जाएगा, गद्यांश। यहां पर मित्रों ध्यान रखिए, ये मैं जो लिखा हूं या मैं जो चर्चा कर रहा हूं ये है क्या, ये है हिंदी भाषा के इकाई क्रम से संदर्भित विषय कि इकाई सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सार्थक कौन सी है या अर्थ नहीं देने वाली कौन सी है, मौखिक कौन सी है, लिखित कौन सी है, स्वतंत्र मौखिक कौन सी है, स्वतंत्र लिखित कौन सी है। अनेक प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो सारे सवालों को हम इसमें समाहित करेंगे, बस आप देखते चलिए। यहां पर हमने ध्वनि लिखा। अब देखिए, एक चीज तो आपको यह समझनी पड़ेगी कि ये मैंने जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं आपके साधारण शब्दावली के शब्द हैं, परंतु
यद्यपि मैं भाषा विज्ञान शास्त्र में आपको ले चलूं तो इसको क्या कह दिया जाता है, स्वन। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, फोन। वर्ण की बात अगर हम करें तो इसे क्या कहा जाता है, स्वनिम, ध्वनिम, स्वनग्राम, ध्वनिग्राम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फोनिम। ठीक है, आइए अक्षर की बात करें। अक्षर के बारे में आपको बता दूं, देखिए अंग्रेजी में आप एक शब्द देखते हैं LETTER, लेटर, और लेटर का मतलब आपको दोनों मिल जाता है। आप इसका अर्थ देखते हैं, वर्ण भी हो जाता है और आप देख लेते हैं अक्षर भी। परंतु जो फोनोलॉजी है, जो भाषा विज्ञान शास्त्र है, वो इस चीज़ को नकार देता है। वो ध्वनि में भी अंतर करता है, वर्ण में भी करता है, अक्षर में भी करता है। चूंकि ये टर्म भाषा विज्ञान के ही है, इसलिए मैं उनसे इन चीज़ों को जोड़ते हुए चल रहा हूँ, जिससे आपका डाउट क्लियर हो। और निश्चित रूप से आपको बता दूँ, आप दरोगा बनने जा रहे हैं, ध्यान रखिए, बार बार डबल स्टार लगाना है बगल में, कंधे पर डबल स्टार लेना है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर इन शब्दों को आप बहुत ऐसा मत मान लीजिए, बहुत अदृश्य वाली बात, बहुत दूसरे ग्रह की बात है, नहीं। ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको कुछ करना नहीं है। वो वर्ण की जगह स्वनिम कर देगा, आपकी बुद्धि वहाँ पर पलट जाएगी कि वर्ण जीवन पर पढ़ा, स्वनिम क्या है। तो ऐसी स्थितियाँ ना बने। चलिए देखिए, यहाँ पर लेटर माने वर्ण या अक्षर आप देखते हैं, लेकिन अक्षर के लिए यहाँ पर एक शब्द आ जाता है, सिलेबल। तो इसलिए यहाँ पर आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि वर्ण और अक्षर में अंतर है। यहाँ मैंने भाषा विज्ञान के टर्म में फोनिम कहा है, लेकिन इसको लेटर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर जो इसका मूल मैं आपको बताऊँ, SYLLABLE, सिलेबल। इसका मतलब क्या होता है कि दो ध्वनियों का योग। भाषा विज्ञान में इसको बताया गया कि व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल क्या है, तो दो ध्वनियों का योग है, या यूँ कह ले दो वर्णों का योग है। शब्द की बात करें, आप बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि यह क्या कहा जाता है, इसको रूपिम। रूपिम के मूल रूप से आप देखेंगे तो तीन भेद हो जाएंगे। सबसे पहला हो जाएगा आपका मुक्त रूपिम, दूसरा हो जाएगा बद्ध रूपिम, मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम, और हो जाएगा मुक्त बद्ध रूपिम। अच्छा, जब आप रूपिम को पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में, तब आप देखिए पद को आप कह देते हैं क्लाज, और यही जो पद है यही क्या है, मुक्त बद्ध रूपिम। तो भाषा विज्ञान शास्त्र में पद को क्या कहा जाता है, मुक्त बद्ध रूपिम कह दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। रूपिम के बाद आप देखते हैं, रूपिम के पहले यहाँ पर आपने देखा होगा, जब अक्षर आप पढ़ते हैं, बस मैं जोड़ने का प्रयास ये कर रहा हूँ, इसके बाद आप पढ़ लेते हैं यहाँ पर लेखिम, एक टर्म ये भी है। रूपिम के बाद आप एक टर्म देखते हैं अर्थिम। देखिए, इनके बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सवाल जो पूछेगा, कभी यूपीएसआई में ऐसा सवाल आया है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर पद के बाद अगर पदबंध दे दिया जाए तो गलत नहीं है, इसलिए इस बात का भी ख्याल आप रखेंगे। ठीक है, तो याद ये आप जो क्रम है, इस क्रम को आप ध्यान दें। पहली बात तो ये, दूसरी चीज, इनसे जुड़े हुए अन्य विषयों को भी आप समझते चलें कि यहाँ पर रूपिम के तीन भेद मैंने बता दिए। मुक्त बद्ध रूपिम को ही क्या कहा गया, पद कहा गया, शब्द को क्या कहा गया, रूपिम कहा गया। रूपिम के बाद एक टर्म आता है अर्थिम। जब दो रूपिम मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक अर्थिम का निर्माण करते हैं। लेखिम क्या है, लेखिम जो है वो अक्षर या शब्द के निर्माण के पूर्व की प्रक्रिया है, जिसमें अक्षरों के पूर्व, जब ध्वनि चिन्ह नहीं बने थे, उसके पूर्व का जो प्रयास था वह क्या था, लेखिम था, उसके पहले का प्रयास है। तो इसके बारे में हम चर्चा एक एक करके करेंगे, बस आप जानते रहिए कि इसके तीन भेद हैं। अब आ जाइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ध्वनि की। ध्वनि क्या है, सबसे पहली चर्चा तो यही होनी चाहिए, फिर हम क्रमशः एक एक करके आपसे बात करते हैं। देखिए, जब मैं ध्वनि की बात करूं, ध्वनि क्या है, कभी कभी आपसे सवाल, अभी मैंने देखा सवाल आया हुआ था कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। आपने क्या पढ़ा है कि ल एक व्यंजन वर्ण है, लेकिन वहां पर क्या सवाल आया है कि ल प्रयत्न के आधार पर किस प्रकार की ध्वनि। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वह आपकी ध्वनि ही है। जो भी आप बोल रहे हैं वह क्या है, ध्वनि है। तो इसलिए ध्वनि सबसे सूक्ष्मतम इकाई हो गई, सबसे लघुत्तम हो गई, सबसे छोटी हो गई। अब ये कहा जाए ध्वनि है क्या,
तो ध्वनि की बात अगर हम करें तो मुख से निःसृत सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई के मौखिक रूप को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। मतलब क्या है इस बात का, ये देखते हैं। ये मैं आपको आगे चर्चा करता रहूंगा, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देख लीजिए। ये क्रमशः एक एक करके इन पर चर्चा की जाएगी। आप बस यहां इतना समझने का प्रयास करिए, ध्वनि क्या है। ध्वनि मैंने कहा मौखिक है। दूसरी बात आप ध्यान रखें, यह क्या है? श्रव्य है, दृश्य नहीं है। मतलब इसे सुना जाता है। यह क्या है? वक्ता के द्वारा या लेखक के द्वारा। जो लेखक या वक्ता उसको पढ़ रहा है, बोल रहा है, कुछ कह रहा है, उसको श्रोतागण के द्वारा जो श्रोता है वो श्रव्य कर रहा है, श्रवणीय है। ये क्या है? ये श्रवणीय है, मतलब सुनने योग्य है, इसे सुना जाता है। किसको? ध्वनि को। आप बात समझिए, मैंने कहा मुख से निःसृत, निःसृत माने निकलने वाली। क्या कहा मैंने? मुख से निःसृत, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा विज्ञान शास्त्र में इसी का एक नाम स्वन हो जाता है। अंग्रेजी में इसी को क्या कह देते हैं? फोन कह देते हैं। सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आप देखेंगे ध्वनि, वर्ण, शब्द, ये सब विकल्प में रहेगा। ध्वनि आप सही मानते हैं, लेकिन इस तरह के सवालों पर मैं चर्चा करूंगा। बस आप एक एक पॉइंट पहले स्पष्ट करिए। क्या समझा आपने यहां? मैंने कहा मुख से निःसृत सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई का मौखिक रूप ही क्या है? ध्वनि है। यह दृश्य नहीं है, इसे देखा नहीं जा सकता है। यह श्रव्य है, इसे सुना जा सकता है, अर्थात यह श्रवणीय है। कौन? ध्वनि। ठीक है ना? अब आइए आगे चलते हैं। अगर ध्वनि को आपने समझ लिया है तो अगला आपका जो टर्म होगा वह क्या होगा? अगले फैक्ट की बात करें तो आपका अगला तथ्य हो जाता है वर्ण। एक वैयाकरण है, वैयाकरण उसे कहा जाता है जो व्याकरण का अध्येता हो, जो व्याकरण के बारे में बात करता हो। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। क्या नाम है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। इनके मतानुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा वर्ण के बारे में क्या कहा कि यह दृश्य है। पहली बात आप ध्यान रखें, यह क्या है? दृश्य है, इसे देखा जा सकता है। अब देखने का मतलब ये नहीं कि बोला नहीं जा सकता, बोला भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। जैसे आप देखें, हमने हलंत लगा दिया, इसको बोला नहीं जा सकता, व्यंजन का शुद्ध रूप हो गया। लेकिन इसे देखा भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है, तो दोनों क्या है? वर्ण है। वर्ण की परिभाषा कई तरीके से मिलेगी आपको। पहले किशोरीदास जी को समझिए। इन्होंने कहा कि वह स्वतंत्र इकाई जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाएगा? वो वर्ण कहलाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी का ये मत है। आप देखिए, क्या क और अ को आप तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, विभाजित नहीं कर सकते, और इसके टुकड़े नहीं हो सकते। इसका भी खंडन नहीं किया जा सकता, इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए ये क्या है? आपका वर्ण है। ऐसा कौन कह रहा है? किशोरीदास वाजपेयी कह रहे हैं। दूसरी बात, वैयाकरणों ने जब इसकी परिभाषा को बताया तो उन्होंने क्या कहा कि जो देखिए, अलग शब्दों में अगर मैं कहूं, स्वर तथा स्वर रहित, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर न लगा हो, अर्थात व्यंजन ही क्या है? वर्ण है। मैं आपको समझाने के लिए अगर बात कर रहा हूं तो आप समझने का प्रयास करिए। क्या? यहां दो चीजें आपको ध्यान रखनी कि वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा बात को। वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है के लिखित या मौखिक रूप को वर्ण कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना?
दूसरा इनका हो गया पहला पॉइंट ये, दूसरा ये। अब ये लिखित या मौखिक जो है वो आपको मैं समझा दूं। देखिए क को लिख दिया गया, लेकिन मूल व्यंजन के रूप में होने के उपरांत इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसको पढ़ा या बोला तो नहीं जा सकता, लेकिन लिखा जा सकता है। अतः वर्ण क्या है? वर्ण आपका दृश्य है और ध्वनि क्या है? आपकी श्रव्य है। ध्वनि को आप सुनते हैं, लेकिन वर्ण को आप क्या करते हैं? लिखते हैं। तो वर्ण की बात जब मैंने की तो क और अ को यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ क है हलंत, तो ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं कि क व्यंजन है और ये स्वर है और दोनों क्या हो रहे हैं? वर्ण हैं और इनको इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोगों के मन में कभी एक सवाल जागृत हो जाए, अंदर का इंसान जागे और उनसे पूछे एक सवाल, क्या कह दे? भैया बहुत ज्ञानी हो, आप जानते हैं आ है, इसको भी तो तोड़ सकते हैं। अ के साथ अक समर्णे दीर्घ, अ और अ मिलेगा बना देगा आ। इस तरह का विचार आ जाता है और आपके अंदर से कई तरह के सवाल जागने लगते हैं। सवाल आज बचेगा नहीं, जान लीजिए आज उसकी दिन उसका मतलब आज आखिरी मामला चल रहा है, पूरा खत्म कहानी। अब इस तरह के सवाल नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप जो कर रहे हैं इसके बाद जो सत्ता आपने बनाई इसका अस्तित्व इस मात्रा पर सीमित है। इसका जो एग्जिस्टेंस है, जो इसका अस्तित्व है वो इस मात्रा से सीमित है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इस तरह के सवाल नाजायज होंगे और इस तरह के सवाल आपको नहीं करने। ऐसे ये टूट रहा है, आप कहेंगे कि भैया टूट तो गया, विखंडित तो हो गया, खंड खंड हो गया। नहीं, वो खंड खंड नहीं हो रहा है। इस तरह की विस्मृति या इस तरह का भ्रम आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप भ्रम में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं। मूल इसका आप देखें, जो इसका एग्जिस्टेंस है वो इसकी मात्रा है, जो आप बोलते हैं आ, और मात्राओं का विखंडन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में टूटेंगे नहीं। तो स्वर सभी क्या है? वर्ण है। बाकी सभी व्यंजन भी क्या है? वर्ण है। थोड़ी सी मैं चर्चा ही एक आपसे और कर लूं। देखिए मैंने वर्ण क्या है ये बता दिया, अभी मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दूंगा। वर्ण में आपने देखा, अब यहां पर मैंने वर्ण के बारे में लिखा हुआ है, इसको स्वनिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वनिम कहा जाता है। देखिए अगर हम बात स्वनिम की करें, किसकी बात करें? स्वनिम की बात करें। किसकी? स्वनिम। स्वनिम की बात अगर की जाए तो स्वनिम के मूल रूप से 4 भेद हो जाते हैं। इस चीज को आप जानते रहिए। देखिए, एक हो जाता है स्वर स्वनिम, और क्या हो जाता है? व्यंजन स्वनिम, और क्या हो जाता है? संयुक्त स्वनिम। आपने देखा स्वर स्वनिम, व्यंजन स्वनिम, संयुक्त स्वनिम, और एक हो जाता है खंडेतर स्वनिम। ये 4 भेद किसके हैं? स्वनिम के। स्वनिम क्या है? वर्ण है। तो इस हिसाब से आप देखते हैं स्वर स्वनिम में आपने देखा अ क और दोनों मिलकर के क का मूल रूप बना लिया ऐसे, तो क्या बन गया? ये आपका, ये क्या हो गया आपका? संयुक्त स्वनिम। इनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं लेकर जा रहा हूं, लेकिन बस हाँ इतना आप जानते रहिए कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि स्वनिम के भेद कितने हैं? 4 हैं, आप जानते रहिएगा। स्वर स्वनिम, व्यंजन स्वनिम, संयुक्त स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। तो स्वनिम क्या है? वर्ण है। इसको स्वनिम, स्वनग्राम, ध्वनिग्राम या फोनिम के नाम से भी जाना जाता है। वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई कि वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है, के लिखित या मौखिक रूप को क्या कहेंगे? स्वनिम कहेंगे या वर्ण कहेंगे। अब आप देखिए, आपने अभी तक पढ़ लिया ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि और वर्ण के मध्य अंतर क्या है, इन दोनों को किन किन नामों से जाना जाता है। अब आपसे अगर मैं चर्चा करूं तो अगला सवाल जो हो जाता है वो हो जाता है कि अक्षर क्या है। ठीक है, इसकी चर्चा अगर हम करें तो आपने देखा होगा न क्षरति इति अक्षरः, या अक्षरम भी आपको मिल जाता है। तो आपने देखा कि सिर्फ आप देखिए शब्द से पूछिए, शब्द की बात आप करेंगे तो ये क्या है? अक्षर। अधन क्षर, यहां पर अ का निहितार्थ क्या है? नहीं से। क्षर माने विनाश होना, नष्ट होना। क्या होना? विनाश हो जाना या नष्ट हो जाना, विपर्यास हो जाना। तो यहां पर जिसका विनाश ना हो, जो नष्ट ना हो, वही क्या है? अक्षर है। अक्षर क्या है?
जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, वही क्या है? अक्षर है। यद्यपि अक्षर को तोड़ा जा सकता है, अक्षर टूट सकता है, लेकिन वह नष्ट नहीं हो सकता। आपके हाथ टूटने का मतलब आप मरे नहीं हैं। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मर गए? नहीं मरे ना। टूट सकता है, टूटना अलग है, नष्ट होना अलग है, समाप्त होना अलग है। मान लीजिए एक पेन है और पेन को मैंने ऐसे अलग किया, ये टूट गया, लेकिन ये खत्म थोड़ी ना हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। अच्छा, नष्ट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होता है, इस चीज को भी आप समझिए। आपने अभी देखा, मैंने बात की थी ध्वनि की, वर्ण की, अक्षर की। ध्वनि क्या है? आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। होता क्या है? रूप परिवर्तन होता है। तो जो ऊर्जा है ध्वनि, ध्वनि क्या हुई? वर्ण, और वर्ण से क्या बना? अक्षर। तो कहीं ना कहीं अक्षर क्या है? एक ऊर्जा है। आप जानते हैं शब्द ही ब्रह्मांड है। इसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा शब्दों के साथ। यहां आपने देखा कि ऊर्जा का एक रूप है जो नष्ट नहीं हो रहा है, और इसीलिए वह नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते, रूप परिवर्तन कर सकते हैं। ये होता क्या है? ब्रह्मांड में ये ऊर्जा विलीन हो जाती है। आपने बोला, आप देखिए आज आप लता मंगेशकर की आवाज सुनते हैं, किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, आदि आदि आप सुनते हैं। क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि उसको संरक्षित किया गया है। ऐसे ही मैं जो बोल रहा हूं या आप जो बोल रहे हैं, अगर कोई वैज्ञानिक तकनीकी इस तरह से बने तो आपके शब्दों को वापस सुन लिया जाए, क्योंकि वो नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। तो इसलिए अक्षर क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, और ये क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि न क्षरति इति अक्षरः या अक्षरम, और न माने नहीं, और क्षर माने विनाश होना या नष्ट होना। अतः जिसका विनाश नहीं होता है, जो नष्ट नहीं होता है, वही क्या है? अक्षर है। एक परिभाषा आप और याद रखेंगे। एक चीज आप यहां, एक तथ्य है, तोड़ा जा सकता है। दूसरा, तोड़ा जा सकता है परंतु नष्ट नहीं होता है। नष्ट नहीं होता है, तोड़ा जा सकता है। अगले तथ्य की चर्चा कर लें। नष्ट नहीं होता, तोड़ा जा सकता है। अब देखिए, तोड़ा जा रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज यहां आपको ध्यान रखनी, जो आपको बहुत काम देगी। क्या? कि दो वर्णों, यहां देखिए मैंने लिखा है सिलेबल। सिलेबल का मतलब ही है कि दो ध्वनियों का आपस में मिल जाना, और ध्वनियों का ही जो सार्थक व्यक्त रूप है। अतः भाषा का जो चिन्ह है वही तो वर्ण है। जो ध्वनियां हम बोलते हैं, उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही तो क्या है? वर्ण है। और उन्हीं वर्णों से आपने क्या किया है? अक्षरों का निर्माण किया है। तो अवश्य ध्यान रखें कि दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण हो रहा है? अक्षर का हो रहा है। तो आप देखिए, संधि करेंगे तो संधि में आपको कहा जाएगा वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। तो यहां बात वर्णों की गई, अक्षरों या शब्दों की नहीं की गई है। तो बंधु याद रखें, मैं बात किसकी कर रहा था? अक्षर की। तो अक्षर क्या है? वर्णों का मेल है, इसीलिए अक्षर को तोड़ा जा सकता है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण इसको स्पष्ट करिए। क है, क अक्षर है, और इसको तोड़ेंगे तो हलंत लग जाएगा और अ अलग हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे वर्ण, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? अक्षर। बोलिए, अब दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण हुआ? अक्षर का। तो अक्षरों को तोड़ा जा सकता है परंतु नष्ट नहीं होते। वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ये वर्ण है, इनको तोड़ नहीं सकते। ये वर्ण हो गए और ये अक्षर। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल क्या आ जाता है कि दिए गए पद का, क्या कहेगा? पद दिया गया है, इस दिए गए पद का वर्ण विन्यास करिए, वर्ण विच्छेद करिए, वर्णों को अलग करिए, तोड़िए। अभी आगे मैं करके दिखाता हूं इसको कैसे करेंगे। तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। एक बार रिकॉल मैं करता हूं, आप ध्यान से समझ लें। मैंने क्या बताया? मैंने कहा ध्वनि मुख से निःसृत सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। क्लियर है? ध्वनि दृश्य नहीं है, ध्वनि श्रव्य है, ये बता दिया।
फिर मैंने क्या बताया, मैंने कहा वर्ण की चर्चा की जाए। वर्ण क्या है? मैंने कहा वर्ण दृश्य श्रव्य दोनों है, उसको देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, बोला भी जा सकता है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें बोला नहीं जा सकता, जिनके नीचे हलंत लग जाता है, जो स्वर रहित तो हो जाते हैं, जैसे कि व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण क्या है? मैंने 2-3 लोगों का मत बताया कि जब जिन, देखिए वह ध्वनि है तो ध्वनि का ही रूप, लेकिन लिप चिन्ह में परिवर्तित, तो जिन स्वतंत्र ध्वनियों को विखंडित नहीं किया जा सकता, या वह स्वतंत्र ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड न हो के लिखित या मौखिक रूप को वर्ण कहते हैं। ये क्या कहलाता है? वर्ण या स्वनिम कहलाता है। अक्षर क्या है? 2 वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। अक्षर जो होता है वो नष्ट नहीं होता है, न क्षरति इति अक्षरः, इसका नाश नहीं किया जा सकता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो हमने क्या क्या पढ़ा? ध्वनि, वर्ण और अक्षर को अब आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए, आपने अक्षर को पढ़ा, आपने ध्वनि को पढ़ा, आपने वर्ण को पढ़ा। ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं और सबसे मूलभूत इकाई के बारे में ही आप नहीं जान पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक दुख की बात है, और ये समस्त हिंदी भाषियों के लिए दुख की बात है। ये जानना नितांत आवश्यक है आपके लिए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे शब्द की। मैंने कहा शब्द को रूपिम कहते हैं। मैंने इसके 3 भेदों की चर्चा की थी। मुक्त रूपिम, मुक्त रूपिम का मतलब जैसे घर, गांव, नाक, यज्ञ, इन शब्दों को आप देखेंगे तो इनको आप तोड़ दीजिए, लेकिन इनका कोई तोड़ने पर अर्थ नहीं, मतलब ये मूल रूप में रहेंगे। क्या रहेंगे? शब्द जब अपने मूल रूप में हो तो वो मुक्त रूपिम है, लेकिन अगर किसी शब्द के साथ कोई मात्रा या कोई कार्य की चिन्ह, विशेष रूप से मात्रा ही लगती है, अगर मात्राओं का योग करा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? बद्ध रूपिम हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी चर्चा अगर हम करें, देखिए जैसे घरों में, गांवों में, या फिर बाजारों में, इस तरह के जब शब्द बन रहे हैं जिनमें कोई ना कोई मात्राएं जुड़ गई, शब्द के मूल रूप में अमूल चूल परिवर्तन हो गया, कुछ ना कुछ अंतर आ गया, और शब्दों के मूल रूप को थोड़ा सा परिवर्तित कर देने के बाद वो बद्ध रूपिम के अंतर्गत आ जाता है। अब अगर हम चर्चा करें तीसरे रूप की, तो इसमें क्या होगा? मुक्त बद्ध रूपिम, और इसी मुक्त बद्ध रूपिम को आप क्या कहेंगे? पद। इसकी चर्चा करने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि शब्द क्या है। ये तो शब्द को ही क्या कहा गया था? रूपिम, और इसी की चर्चा आप कर रहे हैं लगातार। शब्द को ही आपने क्या कहा था? रूपिम कहा था, और इसी की चर्चा चल रही। तो शब्द क्या है इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए, शब्द की बात करें, जैसे हमने लिख दिया कमल, ठीक है, अंग्रेजी में आप लिख देते हैं KAMAL, कमल, यहां ए लगा देंगे, कमला हो जाएगा कमल, तो ए नहीं लगेगा, ये लिखा गया है MAL। ध्यान रखिए, मैंने यहां कमल लिख दिया जो कि एक शब्द है। शब्द को ही मैंने क्या कहा? रूपिम है। इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया? अक्षरों का प्रयोग किया है। और अगर इसको आप थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के साथ हलंत लगाएंगे, अ हो जाएगा क म ल। ये क्या हो गया? इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, और वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 6। क्लियर है? स्पष्ट हो रही बातें? यहां 6 वर्ण हो गए। देखिए, कमल शब्द में 6 वर्ण, लेकिन अगर मैं कहूं तो कितने अक्षर हो रहे हैं? 3 अक्षर हो रहे हैं। सदैव ध्यान रखिए, आपकी जो लिपि है वो कैसी है? आक्षरिक है। कैसी लिपि है बंधु? आक्षरिक। आपके लिपि की विशेषता है कि लिपि आक्षरिक है, और लिपि आक्षरिक होने का ही कारण है कि अक्षर के फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, वर्ण के फॉर्मेट में नहीं। वर्ण के रूप में आप लिखते नहीं। ऐसे लिखे हो क्या? हाँ, ऐसे लिखेंगे नहीं ना। जानते रहिए इन सब चीज़ों को, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी गलती कहीं करेंगे आक्षरिक और वर्णात्मक में, तो गलती हो जाएगी तो बहुत बहुत बुरा लगेगा आपको कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, छोटी सी। तो आक्षरिक है, क्यों? क्योंकि अक्षर के रूप में लिखा जा रहा है, अक्षर के रूप में लिखा गया तो आक्षरिक है। तो यहां 2 चीजें समझिए, 2 या 2 से अधिक अक्षर या वर्ण, वर्ण भी है अक्षर भी है, मूल रूप से अक्षर,
तो दो या दो से अधिक, यहां पर इसकी परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से, किसके मेल से, अक्षरों के मेल से क्या बनता है, अक्षरों के मेल से, पूरा लिख लीजिए, के मेल से शब्द का निर्माण होता है। ये बात आप याद रखेंगे। यहां आप याद रखिए, मैंने कहा मुक्त रूपी और मूल रूप से ये क्या है, शब्द का मूल रूप है। अच्छा, एक चीज यहां और ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, सार्थक होता है। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या है, ये हो जाएंगे। देखिए अभी मैं इसकी चर्चा पुनः कर लूंगा। यहां आप समझ लीजिए, ये तीनों मैं बता रहा हूं, ये स्वतंत्र हैं लेकिन अर्थ नहीं है, इनका क्या है, अर्थ नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब हम सार्थकता की बात करेंगे, सार्थक कौन है, तो वहां पर आपका सबसे पहला फैक्ट आएगा शब्द। मतलब जब अर्थों की चर्चा की जाए, सवाल आता है मित्रों, आप ध्यान रखें, सवाल आएगा क्या, सबसे छोटी अर्थवान इकाई, तो जवाब क्या होगा, शब्द। ये बहुत महत्वपूर्ण है जान लेना कि इनका अर्थ नहीं है, ये स्वतंत्र हैं इकाई के रूप में। अभी मैं इनसे 10-15 सवाल करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो यहां मैंने क्या कहा, जब अर्थ की बात होगी तो शब्द, मतलब दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, जो भाषा या वाक्य की क्या होती है, सार्थक इकाई होती है। क्या होती है, जो भाषा या वाक्य की सार्थक इकाई होती है, कौन, शब्द। यहां मैं सार्थक कह रहा हूं, बार बार नोट करके, अर्थ सहित अर्थवान इकाई है शब्द, बाकी पहले अर्थ नहीं है। तो शब्द के बारे में मैंने क्या कहा, मैंने कहा दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होगा, जो कि अर्थ प्रदान करने का कार्य करेगा, या भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई भी होगी। इतनी बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। हमने इसके बारे में बताया कि मुक्त रूपिम, बद्ध रूपिम, मुक्त बद्ध रूपिम। मुक्त रूपी में मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा जो शब्दों का मूल रूप है वह क्या है, मुक्त रूपी में है। शब्दों का मूल रूप क्या है, मुक्त रूपी में है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया, बद्ध रूपी में हो गया। तथा जो पद है, ये पद को मैंने क्या कहा कि मुक्त बद्ध रूपी को ही क्या कहा जाएगा, पद कहा जाएगा। जैसे मैं एक सर्वनाम है, ने कर्ता कारक का चिन्ह है, ये कारकी विभक्ति या परसर्ग चिन्ह है, ठीक। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन आप देखेंगे ये ऐसे लिख दिया जाता है मैंने। अब ऐसी स्थिति में मैंने क्या बन गया, पद, ठीक है। ऐसे ही देखिए राम ने, तो राम यहां पर क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम, और इसके साथ ने कर्ता कारक का चिन्ह है, तो कारकी विभक्ति या परसर्ग चिन्ह है। अगर हम कहें राम ने, तो राम के साथ ने ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत होगा। कैसे लिखा जाएगा, राम ने। क्यों, क्योंकि जो हिंदी है, हिंदी में ये आप नियम याद रखेंगे कि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वे केवल सर्वनामों के साथ लगाकर लिखे जाते हैं, किसी अन्य शब्द के साथ लगाकर लिखने का नियम नहीं है। इसीलिए बंधु यहाँ हम राम ने ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। तो आपने क्या देखा, राम ने क्या बन गया, एक पद बन गया। अब यहाँ ये भी पद है, ये भी पद है। कहने का क्या मतलब है कि ये देखने में तो अलग प्रतीत हो सकते हैं, परंतु अर्थ इनका एक होगा। देखने में भले ही अलग प्रतीत हो जाए, लेकिन अर्थ एक होगा। राम ने या मैंने, दोनों का अर्थ क्या होगा, एक होगा। राम ने का अर्थ क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, एक अर्थ है। राम का अर्थ अलग है, ने का अलग है, ऐसा तो है नहीं। मैं का अलग है, ने का अलग है, ऐसा नहीं, दोनों का एक है। ये देखने में अलग प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अर्थ एक होता है। और ये क्या होते हैं, इनके साथ प्रायः कारकी विभक्तियां लगी रहती हैं। जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ लिख दूं। बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, बहुत काम की बात है। मैं जितने शब्द अपने मुंह से बोल रहा हूं उसको सुनते रहिए। पता नहीं है कब काम की बात हो जाए। काम की बात तो सारी है, लेकिन इसमें एक एक शब्द काम के हैं। आप इस गलतफहमी में रहे, गुरुजी छापेंगे एकदम कंप्यूटर टाइपराइटर की तरह एक एक शब्द लिखेंगे, नहीं। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जितना बोल रहा हूं, बहुत कंसंट्रेट माइंड से सुनिए। जितने शब्द बोले जा रहे हैं आपके काम के ही हैं, तो जरूरी नहीं सब कुछ लिखूं, समझते चलिए। यहां मैंने कहा कि इनके साथ कारकी विभक्तियां प्रायः लगी रहेंगी और ये क्या हो जाएंगे, पद बन जाएंगे। एक फैक्ट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ध्यान रखिए, और अगर थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे कर लूं
देखिए, जब कोई शब्द, जैसे मैंने कहा राम, तो राम एक शब्द है। अगर यही शब्द कभी वाक्य में प्रयोग हो गया तो ऐसी स्थिति में अब ये शब्द नहीं रह गया, अब ये क्या बन जाएगा? पद। जब ये वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा, एक चीज आपको याद रखना है, राम मूल रूप से एक शब्द है, लेकिन यद्यपि ये वाक्य में प्रयोग हो गया तो ये पद बन गया, अब ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शब्द होते हैं उनकी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन वाक्यों में जाने के बाद वो पद बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिना पदों के वाक्य का निर्माण हिंदी में नहीं होता। आइए देखते हैं पद और वाक्य के बाद वाक्य की चर्चा करेंगे। पद के बारे में मैंने अभी तक बताया, इतना ध्यान रखिए कि पद क्या है। पद जो होता है वो शब्द जब कोई वाक्य में प्रयोग होगा पद बन जाएगा। किसी भी शब्द के साथ जब कार्य की विभक्तियों का योग होगा तब वे क्या हो जाएंगे? पद बन जाएंगे। जैसा कि मैंने उदाहरण देकर समझा भी दिया, ठीक है। उसी को मुक्तबद्ध रूपिम भी कहा जाता है। वाक्य की चर्चा थोड़ी सी मैं आपसे करूंगा। आपने परिभाषाएं पढ़ी होगी, लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। सेंटेंस अंग्रेजी में, सोचिए कितनी बड़ी बात, आप अंग्रेजी पढ़ते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस को ही वाक्य आप कह देते हैं, लेकिन सेंटेंस की डेफिनेशन आप लिखते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। आप कहोगे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, बस जोड़ रहा हूं, थोड़ा समझिए इस बात को। द ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन पद से जब वाक्य की मैं चर्चा करूंगा, जहां पर पदबंध की प्रायिकता बन जाएगी, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। देखिए, अब जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, यहां पर वाक्य शब्द लिख रहा हूं, राम, रावण, बाण मारा। आप सोचिए, राम रावण बाण मारा, तो ये शब्द तो लिखा हूं, शब्दों का क्रम भी है, सार्थक भी है, सबका अर्थ भी है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वाक्य बना नहीं है। मैंने क्या कर दिया? राम के साथ ने जोड़ दिया, रावण के साथ को जोड़ दिया, बाण से लगा दिया, सारे विभक्ति चिन्ह हैं ये। अब ऐसी स्थिति में जब संज्ञाओं के साथ क्या लग गया? विभक्ति चिन्ह लग गया, तब ये क्या बन गया? पद बन गया। ये भी क्या बन गया? पद बन गया। ये भी क्या है? पद है। और ये क्या हो गया? आपका क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया हो गया। और ऐसी स्थिति में अगर आप इन सभी को एक साथ लिख लें तो ये क्या बन गया? बोलिए। ये हो गया वाक्य। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यहां वाक्य मिल गया, सोचिए। बोलिए वाह क्या बात है, मजा आ रही, मजा लेते रहिए। शब्दों के साथ जब कार की विभक्तियों को जोड़ते चलेंगे तो ये जो पद बन रहा है, पदों के साथ क्रिया का योग करा दिए तो क्या मिल गया? वाक्य बन गया। दूसरे तरीके से भी आप समझिए इसको। परिभाषा आप कैसे लिखेंगे वाक्य की? वाक्य के परिभाषा की चर्चा अगर मैं आपसे करूं तो यहां पर आप वाक्य को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के साथ जब दो या दो से अधिक पदों के साथ किसी क्रिया को अनुबद्ध कर दिया जाता है तथा वह पूर्ण भाव प्रदान करता है, ऐसी स्थिति में वाक्य कहलाता है। क्या कहा मैंने? दो या दो से अधिक पदों के साथ क्रिया को अनुबद्ध कर दिया जाए, माने जोड़ दिया जाए। तो दो या दो से अधिक पदों के साथ किसी क्रिया को अनुबद्ध कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वाक्य का निर्माण होगा। परिभाषा फिर से सुनिए कि दो या दो से अधिक पदों के साथ क्रिया को अनुबद्ध करने पर प्राप्त होने वाला क्या है? वाक्य है। ठीक, आपने जो पढ़ा है उसको आप पढ़े रहिए, लेकिन इसको भी जानते रहिए। तो वाक्य क्या है शायद आप समझ गए होंगे। गद्यांश की चर्चा मैं करूं, मैं परिभाषा बार बार लिख नहीं रहा हूं। आप इससे बेहतर क्या समझेंगे? समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। गद्यांश की चर्चा हम करें। गद्यांश क्या होता है? देखिए, जब हम गद्यांश की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा, कई कहानियां आप पढ़ते हैं, किसी के बारे में आप देखिए निबंध वगैरह लिखते हैं तो आपकी विषय वस्तु एक होती है। दो या दो से अधिक वाक्य हों, मतलब दो या दो से अधिक वाक्य हों और ये किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित हों। दो या दो से अधिक वाक्य किसी एक विषय वस्तु के बारे में पूर्ण भाव प्रदान करते हों, गद्यांश कहलाता है। दो या दो से अधिक वाक्य, इसमें संयुक्त, सरल, मिश्रित सभी प्रकार के वाक्य शामिल किए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और दो या दो से अधिक वाक्यों का जो समूह होगा वो किसी भी विशेष तथ्य के बारे में,
जैसे एक कहानी आपने कक्षा 6 में शायद पढ़ी होगी, हार की जीत, बड़ी शानदार कहानी है। हार की जीत में एक होते हैं बाबा भारती और एक होता है उनका घोड़ा। कौन होता है? एक थे बाबा भारती और था उनका घोड़ा। कहानी सुन लीजिए 2 मिनट के लिए, मजा आएगी आपको, चिंतित मत होइए, मुस्कुराइए एक बार। योगेंद्रा टाइम्स पर हैं आप, मुस्कुराते रहिए। यहां देखिए हार की जीत कहानी में कौन मिल रहा है? बाबा भारती। और इनका एक घोड़ा है। जब लेखक शुरू करता है तो पहली लाइन में यही कहता है कि जितनी खुशी माँ को अपने पुत्र को देखकर, किसान को अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर होती है, उतनी ही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होती है। सोचिए कितनी बड़ी बात। किसान को लहलहाते हुए खेत देखकर, माँ को अपने बेटे को देखकर, वैसी ही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर हो रही। पूरी कहानी में आप देखेंगे खड़क सिंह इनसे घोड़ा छीन लेता है, बड़ी लंबी कहानी, बाद में आता है वापस कर देता है, इनसे नतमस्तक हो जाता है। तो वहां पर आपने देखा कि जब बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया गया, किसी से बताते नहीं है कि छीन लिया गया, मैंने दे दिया है खड़क सिंह को। वो आता कहता महाराज मैंने छीना था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कहा देखिए ऐसी बात है, समाज में संदेश ना जाए कि आप मुझसे भिखारी बन करके, असहाय बन करके छीन लिए। वो द्रवित हो गया, हृदय पिघल गया, शरणागत हो गया, एकदम से धराशायी हो गया। प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। तो ऐसी स्थिति में पूरा केंद्र बिंदु बाबा भारती और इनका घोड़ा रहा इस कहानी का। अब देखिए 2 नहीं, यहाँ पर कई वाक्य आएंगे, तो 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी एक तथ्य के बारे में, किसी एक विषय वस्तु के बारे में केंद्रित होकर के पूर्ण भाव प्रदान करने का कार्य करें, तो ऐसी स्थिति में मित्र क्या कहेंगे? गद्यांश कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के सेशन से जरूर फायदा पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। आपके जो बचपन से लेकर के आज की गलतियां हैं उनको आपने सुधारा होगा। वर्ण, अक्षर इत्यादि इत्यादि में जो गलतियां आप करते हैं। अभी मैं वर्णों की थोड़ी सी संख्या की बात कर लूं, देख लीजिए गलती आपसे कहां हो जाती है। अब कुछ सवाल की बात मैं कर लूं, कुछ सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सेशंस में वो हो जाने चाहिए। थोड़ा सा सेशन लंबा आपका हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करिएगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और देखिए जब कुछ बेहतर करेंगे तो समय आपको देना ही पड़ेगा। यहां पर अगर मैं वर्ण की बात करूं तो वर्ण की संख्या को लेकर के विवाद हो जाता है, लेकिन अगर लग जाए कुल, तो कुल कितने हैं? 52। आप ध्यान रखिएगा, इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा, आप निश्चिंत रहिए एकदम। 52 वर्ण है अगर कुल की बात की जाए। देखिए जो आपकी माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो मानता है वो 44 मानता है। आप कहेंगे गुरुजी ऐसी कैसी बात, आप बहुत बड़े विद्वान बन गए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले मूर्ख हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं प्रभु, मैं बहुत विद्वान प्राणी नहीं हूं, मैं सामान्य प्राणी हूं। समझिए बात को, यहां क्यों ऐसी बात कर रहा हूं। यहां कुल लिखा गया है, अगर कुल की बात करेगा तो 52 सही होगा, निश्चिंत रहिए एकदम। जब ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात मैंने की, मैंने सिर्फ आपको अवगत कराया कि सवाल कैसे बनेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें क्या किया, स्वर और व्यंजन 2 में बांटा, और व्यंजन को इन्होंने कहा कि मूल 33 व्यंजन है, स्वर आपके 11, 33, 11, 44। लेकिन इन्होंने द्विगुण या उत्चित या ताड़न जात इत्यादि नामों से जाने जाने वाले इन 2 बंधुओं को छोड़ दिया, अड़ा को, और 44 2 कितना हो जाएगा? 46। अब बात समझिए, अगर विकल्प में कुल लगा हुआ है तो बिना कुछ सोचे समझे 52 मार दीजिए तत्काल प्रभाव से। लेकिन अगर विकल्प में 52 नहीं है तो 46 मारिए, ठीक। अगर 46 नहीं है तब 44 की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। कुल लगा है तो निश्चित रूप से, अगर कुल नहीं लगा है तो भी आप सोचिए। 46 की बात मैंने किया, 62 भी कुछ लोग, लेकिन 62 की चर्चा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने देखा स्वर को 16 लोग किताबों में लिख दिए हैं, कई किताबें जो 16 बताती हैं। तो किताबों के चक्कर मत पड़िए, ज़्यादा किताब पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए ऑथेंटिकेशन का कि क्या महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 44 माना है, कुल 52 वर्ण हैं, और यहाँ पर आप 44 2 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। तो 46 भी आपको ध्यान रखना है। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो 33, ठीक है। इन सब की चर्चा वर्णमाला में आगे मैं आपसे पुनः करूंगा। फिलहाल अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं, आपसे जो सवाल बन जाते हैं उन सवालों की चर्चा मैं आपसे करूंगा, और फिर उसके बाद कक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या सवाल यहां से बनेंगे। आपने जो पढ़ा है सवाल तो बहुत बनेगा। सबसे पहला सवाल यहां से आप देख लीजिए, शब्द से यहां से सवाल बन सकता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बताइए। जब इस तरह का सवाल होगा तो जवाब आपका क्या होगा? शब्द, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? सार्थक, और लघुत्तम माने सबसे छोटी इकाई माने शब्द। लघुत्तम की जगह वो क्या कह सकता है? लघुत्तम की जगह सबसे
छोटी इकाई भी कह सकता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी शब्द, लेकिन सार्थक पूछे तो। अब देखिए और सवाल आपसे क्या बनेगा, सवाल आपसे वो पूछ सकता है भाषा या वाक्य की, भाषा या वाक्य की सर्वोत्तम लघुत्तम, ये सवाल आप याद करिएगा, मैंने यहां पढ़ा दिया है आपको। ध्यान रखिए यहां पर कहा गया भाषा या वाक्य की सर्वोत्तम लघुत्तम इकाई की बात की जा रही है, तो यहां पर आपका सर्वोत्तम लघुत्तम इकाई, विकल्प में आपका वर्ण भी रहेगा और विकल्प में आपका ध्वनि भी रहेगा। वर्ण और ध्वनि जब दोनों विकल्प में आपको मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति में आप प्रायोरिटी किसको देंगे, वर्ण को। अगर ये विकल्प में नहीं है तब आप किसको देंगे, ध्वनि को। अगर ध्वनि नहीं है तो वर्ण को, वैसे भी सही हो जाएगा, दोनों हो जाएं तो वर्ण सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर सर्वोत्तम लघुत्तम के साथ क्या जोड़ दे, मौखिक, मौखिक सर्वोत्तम लघुत्तम, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब मौखिक सर्वोत्तम लघुत्तम कहेगा तो ध्वनि, लेकिन अगर यही कह दे लिखित सर्वोत्तम लघुत्तम तो वर्ण। ठीक है, ध्यान रखिए, लिखित सर्वोत्तम लघुत्तम वर्ण, मौखिक सर्वोत्तम लघुत्तम ध्वनि, भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण या ध्वनि। लेकिन अगर विकल्प में दोनों है तो सही होगा वर्ण, और अगर वर्ण विकल्प में नहीं है तो सही होगा ध्वनि, और अगर दोनों है तो वर्ण सही है और वर्ण नहीं है तो ध्वनि सही है। इस तरह के कई सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा में हमने चर्चा की काफी विस्तृत तरीके से, एक व्यापक स्तर पर हमने समझा वर्ण, अक्षर, ध्वनि को, स्वन, स्वनिम, स्वनग्राम, ध्वनिग्राम, लेखिम, रूपिम इत्यादि को। पिछली कक्षा को आपने पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यूं ही सपोर्ट करते रहिए, जैसा आपका प्रयास है आप बनाए रखिए, अपना सहयोग बनाए रखिए, निःशुल्क व्यवस्था का लाभ लेते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। आइए आगे चलते हैं, अब इसको समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में आपसे पुनः मुखातिब होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।